ओके, सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स के बारे में देयर आर 5 पॉइंट्स विच वी नीड टू, मतलब इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे अपन पूरी चीज़ समझेंगे वेरिएबल्स क्या हैं। वो 5 पॉइंट में सबसे पहली चीज़ थी व्हाट आर वेरिएबल्स, देन व्हाई डू वी नीड वेरिएबल्स, देन मीनिंग ऑफ अ वर्ड वेरिएबल, व्हाई टू गिव नेम टू द मेमोरी लोकेशन व्हेन एवरी मेमोरी लोकेशन हैज़ ऑलरेडी गॉट अ यूनिक एड्रेस, हाउ टू यूज दिस वेरिएबल्स। हम फर्स्ट 4 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, फिफ्थ पॉइंट है हाउ टू यूज दिस वेरिएबल्स। ठीक है, बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये फिफ्थ वाला पॉइंट रखता है प्रैक्टिकली, अगर आपको चला के देखना है, मतलब से प्रोग्रामिंग सीखने के हिसाब से। लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं, जैसे अपन छोटे बच्चे रहते हैं ना, आप किसी भी छोटे बच्चे को देखना, वो क्या करता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। मैं मेरी गुड़िया को कुछ भी बोलूं कि अपने को ब्रश करना चाहिए रोज रात को, क्यों करना चाहिए, अच्छा वो जो टैंक का पानी है उसको यूज नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कहने का मतलब एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग शी आस्क्स क्वेश्चन। और ऐसे ही अगर आपके मन में भी क्वेश्चंस उठते हैं, आपके दिमाग में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी के लिए 5 पॉइंट्स थे। उसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने कवर करा व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन। हमने लास्ट टाइम देखा था, जैसे हमने ये इंट a इज इक्वल टू 10 एक वेरिएबल बनाया, तो ये अपन ने जो वेरिएबल बनाया इसमें a नाम है किस चीज का, रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर 4 लोकेशंस अपने को मिली। 4 लोकेशंस क्यों मिली, क्योंकि इंटीजर जो है इट इज ऑफ 4 बाइट्स, इस कारण से हमें 4 लोकेशंस मिली। कैरेक्टर c 2 बाइट्स का होता है कैरेक्टर वेरिएबल, इसलिए 2 लोकेशंस मिली। उन दोनों लोकेशंस को कंबाइंडली नाम दिया गया c, इधर चारों लोकेशंस को मिला के नाम दिया गया a। ठीक है, सो व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मेमोरी मतलब ये रैम है अपनी, ये रैम का अपन ने सिर्फ एक छोटा सा एरिया दिख रहा है। रैम बहुत बड़ी होती है, 0 से एड्रेस से शुरू है, और 2 GB की अगर रैम है तो लास्ट एड्रेस होगा 2147, ये इतना बड़ा एड्रेस है किसका, मेमोरी के अंदर छोटे छोटे जो अपन ने देखे थे सेल्स होते हैं, जो लोकेशंस होती है जिसमें डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें अपन अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे से। ओके, सो अभी फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, अपन ने जितनी चीजें देखी उसी के हिसाब से। अब क्योंकि रैम के अंदर जो लोकेशंस होती हैं, उन लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो बहुत बड़ा हो सकता है, और यूजुअली ये कंपलसरी नहीं है कि आपको हर बार एक ही लोकेशन मिले। मैं जब भी int a इज इक्वल टू 10 लिखूं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे हर बार 103, 4, 5, 6 ये 4 लोकेशंस ही मिले। ये चीज हमने समझी थी एक बस के एग्जाम्पल से। बस में जो सीट खाली होती है आपको वो मिलती है रिजर्वेशन करवाते समय, या फिर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो जो सीट खाली होगी वो मिलेगी। ठीक है, जो भरी हुई है उस पर से बंदे को उठा नहीं सकते कि नहीं मैं यहाँ पे बैठता हूँ रोज, मैं मतलब हर बार जब मैं इंदौर जाता हूँ तो इसी बस पे इसी सीट पे बैठ के जाता हूँ, उसको अपन उठा नहीं सकते ऐसे। सो कौन मैनेज करता है बस के अंदर कौन सी सीट्स खाली हैं, वो सब कंडक्टर के पास होती है। इन द सेम वे रैम में कौन कौन से सेल्स खाली हैं, फ्री सेल्स की डिटेल पूरी किसके पास होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में, जो है अपना विंडोज। तो हमारा प्रोग्राम चलता है जेवीएम पे, जावा वर्चुअल मशीन या इंटरप्रेटर पे। ये हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है वो प्रोग्राम, अपना प्रोग्राम मतलब हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखा, क्या लिखा हमने, int a इज इक्वल टू 10, ये इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन गया जेवीएम के पास, जेवीएम ने ये फॉरवर्ड किया करा इंस्ट्रक्शन किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि उसको 4 बाइट्स की जगह चाहिए। इट नीड्स 4 बाइट ऑफ स्पेस। कैसे, इंटीजर लिखा है ना, इसका मतलब 4 बाइट्स, कैर लिखा 2 बाइट्स, शॉर्ट लिख देता तो भी 2 बाइट्स, लॉन्ग लिख देता कितने बाइट्स, लॉन्ग लिखता तो 64 बाइट्स, 8 बाइट्स, 8 बाइट। ओके, थैंक यू सो मच, 8 बाइट्स या 64 बिट्स। ओके, इतनी चीज भी आपको क्लियर। तो डेटा टाइप जो होता है वो बताता है कि रैम में आपको अल्टीमेटली जगह कितनी मिलेगी। और इसके बाद जो हम आइडेंटिफायर लिखते हैं, ए इज एन आइडेंटिफायर, नाम है ये वेरिएबल का। ये भी हमने पढ़ा टोकन्स वाले चैप्टर में, हम अच्छे से देख चुके हैं कहानी कि ए इज अ, अभी टोकन्स ही चल रहा है, खैर एंडिंग चल रही है टोकन्स की, बट अपन ने स्टार्टिंग में इसमें ये सब देखा था। ए इज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ए इज आइडेंटिफाइंग द मेमोरी लोकेशंस। रैम में आपको जो जगह मिली उस जगह को वो आइडेंटिफाई कर रहा है ए से। अब जगह कौन सा एड्रेस मिला अपने को उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी जगह खाली होगी वो आपको दे देगा। अब जो भी जगह उसने दी अपन ने नाम रख दिया उसका ए, और अपन उसको क्या लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू 10, उसमें 10 स्टोर करवा रहे हैं। अब अल्टीमेटली हमने ये भी देखा था यहाँ 10 डाल रहे हैं या कैपिटल का ए डाल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली रैम में जाके सिर्फ बिट्स एंड बाइट्स ही स्टोर होते हैं, बिट्स के फॉर्म में 0101। तो ए कैसे स्टोर हुआ, कैपिटल ए, 65 उसकी यूनिकोड वैल्यू है, 65 की करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू हुई ये, 65 को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
10 को बाइनरी में कन्वर्ट करा था और वो स्टोर हुआ था, और कितने बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ा 10 को अपने को, बेसिकली भले ही अपना काम 4 बिट्स में हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग के आपको जो 28 बिट्स हैं वो सारे जीरोज रखने पड़े। तो यहाँ पे सब जीरोज हैं, मतलब या तो 0 या 1, कुछ ना कुछ तो वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है, खाली नहीं हो सकती। ये चीज़ भी लास्ट टाइम बात करी थी। जैसे कि स्विच बोर्ड में स्विच होता है जो या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, बीच की स्टेट नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे जो भी आपको ये खाली सेल्स दिख रहे हैं, ये खाली नहीं है एक्चुअली, ये सिंप्लिसिटी के लिए मैंने खाली छोड़े हैं। एक्चुअल में, असल में, रैम में, मेमोरी में कभी भी ये सेल्स खाली नहीं होते हैं, या तो इनमें 0 1 0 1 कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होता है, ठीक है। एनीथिंग, मतलब कुछ ना कुछ चीज विल ऑलवेज बी देयर। व्हाई डू वी नीड वेरिएबल्स? हम हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे डेटा यूज में लेने वाले हैं। कैलकुलेशन के लिए हमें 2 नंबर इनपुट में लेना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमें 1 नंबर इनपुट में लेना है, कुछ भी पर्पस के लिए हम जो नंबर्स इनपुट में लेंगे या जो भी डेटा हम इनपुट में लेंगे, उस डेटा को कहीं तो स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर चाहिए। कंटेनर मतलब जैसे कि अपने को पानी किसी में स्टोर करना होता है तो वी नीड अ ग्लास, ठीक है, या फिर घर में पॉट होता है जिसमें अपन ज़्यादा पानी स्टोर रख पाते हैं। सो ऐसे स्टोर करने के लिए वी नीड अ कंटेनर, एंड दैट कंटेनर इज बेसिकली नोन एज वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें उसको वेरिएबल नाम दिया गया। सो वेरिएबल के डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, मेमोरी की लोकेशन को दिया गया नाम। लेकिन साथ में एक और काम करता है वेरिएबल, उसका नाम वेरिएबल क्यों है? व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल? बिकॉज इट्स वैल्यू कैन चेंज या वेरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरी करना या चेंज करना एक ही चीज होती है। सो हुज वैल्यू कैन वेरी या चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा, ए में 10 डाला तो 10 प्रिंट हो गया, 20 असाइन कर दिया, तो अब उसी लोकेशन पे जहां पे 10 स्टोर था, इसी लोकेशन पे आके रखा गया 20, देन उसी पे आके रखा गया 30। तो अल्टीमेटली उसमें लास्ट में यहाँ पे 30 है और अपन उसको प्रिंट करवा पा रहे हैं। दैट मीन्स कि वी आर एबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यूज चेंज हो रही है, मेमोरी की लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। मेमोरी लोकेशन एक बार मिल गई, जो मिली आपको, आप उसी के अंदर बार बार वैल्यू चेंज कर रहे हो। अच्छा, हर बार जब प्रोग्राम आपका रन करोगे तब आपको हो सकता है अलग अलग मेमोरी लोकेशंस मिले, जरूरी नहीं है कि यही मेमोरी लोकेशन मिले, ठीक है। हमको उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसीजन, हमें तो 4 सेल्स चाहिए, आई जस्ट नीड 4 बॉक्सेस, मुझे तो 4 बॉक्स चाहिए जिसमें मैं अपने नंबर स्टोर करूंगा इंटीजर टाइप का, बस। अब वो तुम कहीं से भी दो, कैसे भी दो, वो तुम्हारी चॉइस, ठीक है। हम उन 4 बॉक्सेस को ए नाम से बुलाएंगे बस, ठीक है। ओके, सो व्हाई टू गिव नेम टू द मेमोरी लोकेशन, ये भी अपन ने समझ लिया, क्योंकि हर बार आपको सेम एड्रेस तो मिलने नहीं वाला। और ये पूरी थ्योरी यहाँ पे लिखी है, एक बार पढ़ सकते हो, आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने पढ़ के बताई हुई थी सारी। ओके, हाउ टू यूज दिस वेरिएबल्स। अब आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, आखिर इन वेरिएबल को यूज कैसे करें। अपन अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कंटेनर कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनता है, उस चीज को क्या कहते हैं, वो सिंटेक्स क्या होता है उसका, रूल्स, सिंटेक्स मतलब रूल्स क्या है इस चीज के, तो हर चीज के रूल्स देखते हैं अपन। तो लेट्स स्टार्ट विथ वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, वेरिएबल को डिक्लेयर करो, वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन बेसिकली मीन्स अनाउंस करना एक तरह से, जैसे आई डिक्लेयर दैट फ्रॉम टुडे एवरीवन इज सपोज टू अटेंड दिस क्लास, या फिर आई डिक्लेयर दैट कि माई ऑल द प्रॉपर्टी स्टैंड्स ओपन फॉर ऑल द पीपल हु नीड शेल्टर, ठीक है। आई डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब मैंने एक तरह से अनाउंस कर दिया पब्लिकली किसी चीज को, ओके। सो यहां पे वेरिएबल डिक्लेरेशन से मतलब है कि आप असल में इंटरप्रेटर को बता रहे हो, जेवीएम को बता रहे हो, या अभी कंपाइलर को समझ लो, कंपाइलर को बता रहे हो, जिसको भी समझना हो आपको भी फिलहाल में, हम कंपाइलर को या इनडायरेक्टली, कंपाइलर के बाद रन तो जेवीएम ही करेगा अपने प्रोग्राम को, तो बेसिकली हम जेवीएम को बता रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। हम जेवीएम को ये बता रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करके हम जेवीएम को बताते हैं कि भैया हमें रैम में इतनी जगह दे दो, इसका नाम ये रख दो, और इसके अंदर मैं इस तरह की वैल्यू स्टोर करूंगा, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल डिक्लेरेशन? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल डिक्लेरेशन? रिक्वेस्टिंग जेवीएम, वी आर रिक्वेस्टिंग जेवीएम टू अलोकेट नंबर ऑफ बाइट्स। हम उससे बोल रहे हैं कि हमें रैम में जगह चाहिए। वेरिएबल डिक्लेयर करना मतलब हमें रैम में जगह चाहिए, कितनी, तो वो डिपेंड करेगा विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ द डेटा टाइप, जो आप डेटा टाइप सेलेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से। कहां पे चाहिए? फ्रॉम रैम, ठीक है। और उसको क्या नाम देना है? तो जो हमने आइडेंटिफायर स्पेसिफाई करा है,
नेम इट बाय द आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफायर हम देंगे, ठीक है। जैसे सिंटेक्स क्या है, तरीका, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो तरीका है डेटा टाइप लिखो और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखो, नाम मतलब आइडेंटिफायर, और ये हो गया वेरिएबल का डेटा टाइप, ठीक है। अब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन वाली चीज को ढंग से समझना हो कि आखिर ये क्यों जरूरी है, ये क्या चीज है, क्यों पढ़ा रहे हो, एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई थियोरी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपने अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया तो आप यूज नहीं कर सकते, बहुत सारे इश्यूज जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक विथ एन एग्जाम्पल। What I am doing right now is, मैं यहां पे a के अंदर की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द वैल्यू इन ए नाम की वेरिएबल में जो वैल्यू है उसे प्रिंट करना है। क्या होगा, एनी गेसेस? सर एरर आएगा। एरर जाएगा। क्यों आएगा? डिक्लेयर नहीं करा सर, क्यों आएगा? इनिशियलाइज नहीं किया, वेरिएबल ही डिक्लेयर डिक्लेयर नहीं करा डिक्लेयर सर। ही नहीं किया वेरिएबल को। वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं किया है, ओके। तो अभी समझते हैं जरा, है ना, एक एक करके समझते हैं। मैंने कंपाइल करा, कंपाइल करते साथ ही एरर आ गया कि एरर को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है कि उसको ए नाम की चिड़िया मिली नहीं। ए क्या चीज है? ए जो सिंबल अपन यूज कर रहे हैं, ए जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, इट डजंट नोज व्हाट ए इज, ठीक है। कैन नॉट फाइंड सिंबल, इसलिए एरर लिखा हुआ आएगा। जब भी ऐसा एरर आए कैन नॉट फाइंड सिंबल, तो समझ जाओ आपने किसी गलत व्यक्ति का नाम यहां पे लिख दिया जो व्यक्ति एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। जैसे सर हाँ बोलो। सर अगर अपन इसको सिंगल कोड में लिख देते तो कैरेक्टर मान के ये प्रिंट कर देता ना। एग्जैक्टली वो तो फिर कैरेक्टर लिटरल हो जाता ना। दिस इज अ कैरेक्टर लिटरल, कैरेक्टर लिटरल तो डेफिनेटली कैन बी प्रिंटेड, ठीक है। लिटरली तो प्रिंट कर रहे हैं, लिटरल प्रिंट करने में कुछ नहीं। लेकिन अभी अपन सीख क्या चीज रहे हैं, अभी हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम सीधे ए नाम का वेरिएबल प्रिंट कर दें, ठीक है, तो पहली चीज, सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ये ए किसका नाम है, ठीक है, वेरिएबल का। अच्छा ये तो मुझे पता, इंटरप्रेटर को या जेवीएम को कैसे पता चलेगा कि ए किसी वेरिएबल का नाम है? तो आपको पहले से बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं इंट ए सेमीकोलन, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन सिंटेक्स में कोई मिस्टेक नहीं है, मतलब ये जो 5th नंबर की लाइन है इस पे कोई एरर नहीं है। दिस इज द रूल हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। वेरिएबल कैसे बनाते हैं? डेटा टाइप बताओ, स्पेस देके वेरिएबल का नाम बताओ और सेमीकोलन लगा दो। दिस इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब अब हमने जेवीएम को बता दिया कि भैया ए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। मतलब और डिटेल में बात करें, ए क्या है? ए रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर 4 सेल्स हैं, उसका नाम है ए। मेमोरी में 4 सेल्स हैं, उसका नाम है ए, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का है, वेरिएबल बनाने का मतलब ये होता है। वेरिएबल बोले तो क्या? रैम में जगह, वेरिएबल इज दी नेम्ड मेमोरी लोकेशन, मेमोरी के अंदर की किसी लोकेशन को दिया गया नाम, है ना। बार बार बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए, समझ में आ जाए, अच्छे से अंदर उतर जाए। तो अब वेरिएबल को इसमें तो एरर आएगा ना। अभी वेट एक सेकंड, थाम, रुक तो सही। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं, तो अगेन एरर आ गया, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड, जैसे इसने कहा अभी मुझे बच्चे ने, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड यहां पे फिर से हमें एरर आ गया। क्यों भैया? अब ए नाम का वेरिएबल है तो सही, जैसे किसी का नाम अक्षत है तो सही, मैं अक्षत बुलाऊंगा तो अक्षत सुनेगा, राइट। लेकिन थोड़ी सी कहानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट है? अब आपने वेरिएबल बना तो दिया, जेवीएम को ये तो समझ में आ गया कि आपने वेरिएबल बना दिया, पर वेरिएबल में वैल्यू क्या है? बिकॉज यू हैव नॉट असाइंड एनी वैल्यू टू ए। अनडाउटेडली रैम में कुछ ना कुछ पड़ा होगा, वो जो 4 लोकेशंस आपको मिली, उन 4 लोकेशंस पे कचरा होगा भले ही, है ना, उसको गार्बेज बोलते हैं हम लोग यूजुअली। कुछ ना कुछ पड़ा होगा, ये 4 लोकेशन पड़ी, इस पे कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा, लेकिन स्टिल जेवीएम ने तो सिर्फ कोड देख के ही समझ लिया। उसने कैसे एग्जीक्यूट करा? जेवीएम हमारे प्रोग्राम को कैसे चलाता है? मेन मेथड से कहानी शुरू होती है, सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट करता है जेवीएम। वो एग्जीक्यूट करी मतलब उसने क्या करा? रैम में आपको
4 लोकेशंस रिजर्व करवा दी और उसका नाम रख दिया ए। ठीक है, इतनी कहानी हुई किसमें, लाइन नंबर 5 में। अब लाइन नंबर 6 पे जब हम ए प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कमांड है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये दिया जा रहा है जेवीएम को इंस्ट्रक्शन कि ए नाम की लोकेशन पे जो भी पड़ा है उसको प्रिंट करो। लेकिन जेवीएम ये अच्छे से जानता है कि आपने ए में कुछ स्टोर नहीं किया, क्योंकि वो यहां से ही तो एग्जीक्यूट करना शुरू करा उसने। ठीक है, सो व्हाट इट इज नोइंग कि आपने यहां पे कुछ भी स्टोर नहीं किया। इसीलिए एक एरर आती है कि आपने वेरिएबल में कुछ वैल्यू फर्स्ट टाइम असाइन नहीं करी, मतलब एक भी उसको असाइन नहीं करा। उस चीज को बोलते हैं इनिशियलाइज करना। क्या कहते हैं उस चीज को, इनिशियलाइज करना। यू हैवंट इनिशियलाइज्ड वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। अब ये एरर जब भी आए तब ध्यान रखना, आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली है, इसीलिए एरर है। अच्छा, अगर मैं ये स्टेटमेंट कमेंट में लिख दूं तो क्या कोई एरर आएगी अभी भी, एनीवन? नहीं आएगी सर, जैसा आपने पहले बताया था। एग्जैक्टली कोई एरर नहीं आएगी अभी, क्योंकि हमने बिल्कुल सही सिंटेक्स लिखा है। हमने क्या लिखा है, इसे वेरिएबल बनाया है। कैसे बना सकते हैं, डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल का नाम भी सही साथ दिया, आइडेंटिफाइड नेमिंग रूल्स फॉलो करके वेरिएबल का नाम दिया है, सेमीकोलन लगाया। ठीक है, सो लेट्स कंपाइल इट, नो एरर। प्रिंट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। ओके, चलो अभी इतनी चीज तो समझ में आ गई कि वेरिएबल के अंदर जब तक कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे तब तक उसे प्रिंट नहीं कर सकते। ओके, सो वेरिएबल डिक्लेरेशन इसे कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको। बिना डिक्लेयर करे अगर मैं सीधे वेरिएबल यूज करूंगा तो एरर आएगी। जैसे ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा और मैं सीधे ऐसा लिखता हूं तो एरर आती है, या फिर मैं सीधे ऐसा लिखूं a इज इक्वल टू 10, ए में वैल्यू असाइन कर रहा हूं मैं 10, अगर मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं तो भी क्या आती है, एरर। फिर से वही एरर सेम, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये एरो बना हुआ है ए पे, वेरिएबल ए उसको नहीं मिला। क्या करें, तो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो। ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी, मतलब कि वैल्यू वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया आपने, और अब आप उसको प्रिंट करके देख सकते हो। 10 आ गया। वापस ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे एक और बार लिख दिया a इज इक्वल टू 20। अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं और रन कर रहा हूं। ऑब्वियसली जो लास्ट वैल्यू दी थी वो आएगी उसके अंदर। 10 तो ओवर 10, सबसे पहले 10 डाला उसने उस पर, फिर उस पर ओवरराइट कर दिया 20। अब जब प्रिंट करूंगा तो व्हाट विल गेट प्रिंटेड, जो फाइनली रैम में पड़ी है। रैम में क्या पड़ी है, अब 10 नहीं है, अब क्या है उसमें 20, तो वो चीज निकल के आएगी और वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब काम की बात है। इतना तो समझ में आया, यहां तक कुछ दिक्कत किसी को तो प्लीज मुझे बता सकते हैं, एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स? ओके, चलो अब ध्यान से सुनना। जब मैंने पहली बार वेरिएबल में वैल्यू असाइन करी, फर्स्ट टाइम, पहली बार जब डाल रहा हूं, दिस इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और जब सेकंड टाइम डाल रहा हूं तो दिस इज नॉट इनिशियलाइजेशन, ऐसे सिंपल असाइनमेंट कह सकते हैं। देखो इस वाले स्टेटमेंट में भी अपन 10 असाइन कर रहे हैं ए में, यहां पे भी अपन 20 असाइन कर रहे हैं ए में। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट्स असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं, है ना। इसमें वैल्यू असाइनमेंट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं। दोनों ही असाइनमेंट स्टेटमेंट है, लेकिन स्टिल जो सबसे पहली बार वैल्यू असाइन करते हैं, ध्यान से सुनना, फर्स्ट टाइम असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, फर्स्ट टाइम असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, दैट इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एग्जाम्पल, अपने इसने अर्श ने पार्टी रखी, उसके बर्थडे की पार्टी थी। अब पार्टी के अंदर बहुत सारे बच्चे गए, है ना, तुम सब लोगों की टोली है, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स लोग आए। अब उसके अंदर उसने डीजे वीजे अरेंज करा सब, और नीचे डिस्को लाइट्स वाइट्स लगवाई, सब कुछ करा। म्यूजिक चल रहा है, गाने बज रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया गाने बज रहे हैं। कोई भी आके डांस करने को तैयार नहीं वहां पे, है ना, कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी डांस नहीं कर रहा है। सब शर्मा रहे हैं या सोच रहे हैं अरे पहले ये जाए, पहले वो जाए, पहले वो जाए। अब उसमें से एक अपना जेम्स बॉन्ड आया, है ना, से फॉर एग्जाम्पल जेम्स बॉन्ड आया अपना चिराग, ठीक है, चिराग आया, सबसे पहले वो निकल के आया और उसने डांस करना शुरू करा। जैसे ही उसने शुरू करा, उसको देख के बाकी के लोग भी पीछे पीछे आ गए डांस करने के लिए। सो दिस इज नोन एज
कि चिराग ने इनिशिएट करा, पहली बार पहल करी उसने कि चलो मैं जाता हूं, पहले मैं करता हूं। इनिशिएट, पहला पहला व्यक्ति जो जिसने शुरुआत करी उसको बोलते हैं ना इनिशिएट करा उसने। इन द सेम वे पहली बार असाइन करने को इनिशियलाइज करना बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन्स? इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं उस चीज को समझने में? ठीक है, अब वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ एक ही लाइन पे हो सकता है, जो हम आम तौर पे करते हैं, यूजुअली सब लोग यही करते हैं। ये मैंने एक ही लाइन पे लिख दिया, इंट a इज इक्वल टू 10। सेकंड टाइम मुझे इंट नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि अब वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया ना। इंट कब लिखते हैं, डेटा टाइप कब बताते हैं? जब वेरिएबल डिक्लेयर करना हो। डिक्लेयर मतलब जब रैम में से जगह लेनी हो और उस जगह को नाम देना हो, मतलब नामकरण संस्कार जब करना हो तब डेटा टाइप लिखते हैं। सेकंड टाइम अब तो हमने नामकरण संस्कार कर दिया ना, अब तो सीधे से इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं। ओके, अब सीधे से ए नाम से पुकारो उसको, अब वो जानता है ए कौन सी जगह। ठीक है, सो ये चीज समझ में आई कि दिस इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। मैं ये चीजें आपसे बार बार पूछूंगा कि मैं जैसे मैंने कुछ कोड लिखा उसमें मैं आपसे पूछूंगा अच्छा बताओ ये क्या है, ये डिक्लेरेशन है कि इनिशियलाइजेशन है, कि ये डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन है, आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है कि क्या है, ऑप्शंस भी नहीं दूंगा। मैं सीधे से पूछूंगा ये स्टेटमेंट किस तरह का स्टेटमेंट है, ये बताओ, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट दिस इज। ठीक है, सो यू शुड बी रेडी टू आंसर मी कि व्हाट दिस मीन्स। अब देखें थियरी के हिसाब से, चलो। तो व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन? रिक्वेस्टिंग जीवीएम टू अलोकेट नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम रैम एंड नेम इट बाय आइडेंटिफायर। इट इज अ कमांड टू द कंपाइलर, एक तरह की ये कमांड है कंपाइलर को, दैट सम टेम्पररी स्पेस इन रैम इज रिक्वायर्ड टू स्टोर सम वैल्यू। हमने कंपाइलर को कमांड दी है या रिक्वेस्ट करा है, जो भी समझ लो, कि हमें रैम के अंदर कुछ जगह दे दे भाई, ताकि हम कुछ वैल्यू, कुछ डेटा उसमें स्टोर कर सकें। ठीक है, क्यों उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि रैम हमारे अंडर में नहीं है, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे प्रोग्राम के अंडर में नहीं है। रैम के ऊपर कंट्रोलिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम इज दी वन सोल कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सारे कंट्रोल्स हैं आपके पूरे सिस्टम के। The most powerful software in your computer is your operating system, that is Windows या फिर Android जैसे आपके सेल फोन में। ठीक है, why to declare variable? वेरिएबल डिक्लेयर करना ही क्यों? जब तक डिक्लेयर नहीं करोगे रैम में जगह नहीं मिलेगी। रैम में जगह नहीं मिली तो वैल्यू किस में स्टोर करेंगे? बात समझ में आ रही है? जब तक रैम में जगह नहीं मिली वैल्यू कहां स्टोर करूं? तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना तो इसलिए कंपलसरी। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम आमतौर पे जो वेरिएबल्स यूज में लेने वाले हैं उनको डिक्लेयर करते हैं, है ना। एक नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूं, कर कहीं भी डिक्लेयर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी डिक्लेरेशन हो सकता है। लेकिन जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं यहाँ पे इंट बी यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं 3 लाइन के बाद, और अब मैं उसको बी को प्रिंट करवा रहा हूं, लेकिन यहां पे एरर आएगी क्योंकि बी को इनिशियलाइज नहीं करा। तो बी को इनिशियलाइज कर दिया मैंने। तो कहने का मतलब कोड कहीं पे भी आप डिक्लेयर कहीं भी कर सकते हो वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में, लेकिन यूज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। यहां मैं यूज कर रहा हूं तो उसके पहले ये डिक्लेयर हो जाना चाहिए। यहां मैं ए को प्रिंट कर रहा हूं तो उसके पहले ए डिक्लेयर हो जाना चाहिए, साथ में इनिशियलाइज भी होना चाहिए। ओके, सो वी कांट यूज अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग because memory for variable is allocated only after declaration. memory allocate मतलब मिलना, because a memory for a variable, एक variable के लिए memory allocate होती कब है, हमें कब मिलती है variable memory? जब declare करते हैं तब। the following error will be shown if you try to use a variable without declaration. बिना declaration के अगर करोगे तो ये error आएगी, cannot find symbol। पढ़ चुके हैं ये हम। जैसे अपन ने सीधे लिखा system.println a, सीधे प्रिंट कर दिया ए को, तो इट विल थ्रो अस एन एरर, ये आया। डिक्लेयर कैसे करना? तो सिंटेक्स देखा हमने, डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम रखना है आपको, सेमीकोलन लगाना है एंड में कंपल्सरीली। अब आपको सिंटेक्स कैसे पढ़ना, आगे बहुत जगह सिंटेक्सेस मिलेंगे तो पढ़ना सिखा रहा हूं। अब सिंटेक्स को पढ़ना सीखो।
ये जो ब्रैकेट्स हैं, इस तरह के ब्रैकेट्स को एंगल ब्रैकेट्स कहा जाता है. दीज आर नोन एज एंगल ब्रैकेट्स. एंगल ब्रैकेट में कोई भी चीज लिखी गई है, इसका मतलब है कि कंपलसरी है आपको ये चीज लिखना. आप ये दोनों चीजें नहीं अलग हटा सकते, दोनों एंगल ब्रैकेट्स में है ना, मतलब दोनों चीज लिखना कंपलसरी है. जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो डेटा टाइप भी लिखना है और आइडेंटिफायर भी लिखना है. आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम. ओके, नाम आप दे रहे हो, लेकिन आपको वेरिएबल का जब नाम दे रहे हो तो आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स भी फॉलो करने हैं और आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशंस भी फॉलो करने चाहिए. ठीक है, वेरिएबल्स के नाम रखने के लिए आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन क्या है? एनीवन कैन टेल मी? कन्वेंशन, रिवाज, कैसे नाम रखते हैं यूजुअली हम? सर न्यूमेरिक से शुरू नहीं होना चाहिए, ये तो रूल्स हैं, वो तो रूल्स हैं. रूल्स बोले तो अगर आपने रूल तोड़ दिया तो एरर आ जाएगी, पर कन्वेंशन तोड़ते हैं तो एरर नहीं आती है. लेकिन कन्वेंशन, कैमल केस, हाँ, कन्वेंशन है, रिवाज है लोअर केमल केस. वेरिएबल के नाम हमेशा लोअर केमल केस मतलब स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं और आगे के जो भी वर्ड्स हैं, अगर 2-3 वर्ड्स का नाम है तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा. सिर्फ पहले वाले वर्ड को छोड़ के आगे जितने भी वर्ड्स हैं उन सबका पहला लेटर कैपिटल. ये सब हम देख चुके हैं. कहाँ पे किसी को रिवाइज करना है तो वापस से अपने नोट्स उठा सकते हो, नोट्स के अंदर पढ़ सकते हो. इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स के जस्ट बाद में है आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशंस. उसमें भी ओरेकल कोडिंग कन्वेंशंस, ओरेकल जावा कोडिंग कन्वेंशंस वो पढ़ सकते हो. ठीक है, तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करें? एग्जाम्पल, हमने डेटा टाइप लिखा इंट ए और सेमीकोलन. इसमें कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते, आपको सारी चीजें लिखनी है. मतलब डेटा टाइप भी बताना है, वेरिएबल का नाम भी और सेमीकोलन भी, तीनों चीज कंपलसरी. इसके बाद जो चीज एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखी है, इसका मतलब है कि उसकी जगह पे आपको कुछ लिखना है. जैसे डेटा टाइप की जगह पे आपको लिखा है आपने यहाँ पे इंट, आइडेंटिफायर की जगह पे आपने लिखा ए, और सेमीकोलन ऐसे के ऐसे ही लिखना है. इसीलिए उसको एंगल ब्रैकेट में नहीं डाला, उसकी जगह कुछ नहीं आएगा, वो ऐसा वैसा आ जाएगा. सिंटेक्स पढ़ना सिखा रहा हूं, या आपको बुक में कई जगह पढ़ने को मिलेंगे. ओके, अब अपन ने वापस से ए को प्रिंट करने की कोशिश करी, अब तो डिक्लेयर कर दिया, फिर से एरर आई. क्यों? क्योंकि इनिशियलाइज नहीं किया, इसलिए एरर है. वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड. ठीक है, इनिशियलाइज अभी आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे. अभी आपने अभी तो सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, क्या हम एक साथ 2-3 वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं? यस. तो सिंटेक्स है मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन. टॉपिक क्या है, ध्यान से पढ़ना. वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह का? मल्टीपल. तो हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं दिस इज मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन. जैसे एग्जांपल, मैंने बनाया बाइट टाइप के 3 वेरिएबल बनाए, x, y, z, सेमीकोलन. 3 वेरिएबल एक साथ बने? बिल्कुल बना सकते हो आप. 3 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 50 कर सकते हो. बस रूल सिर्फ छोटा सा है. रूल ये कि आप जितने भी वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर रहे हो उन सबका टाइप सेम होगा, वो सारे बाइट टाइप के होंगे. ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक इंट बना दिया, एक फ्लोट कर दिया, एक बुलियन. एरर, सीधे एरर दे देगा. यहां पे कहानी क्लियर? मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है? मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन में एक ही टाइप के, एक ही डेटा टाइप लिख सकते हो कोई सा. यहाँ पे क्या लिखो डेटा टाइप? या तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर, स्ट्रिंग, डेमो, कोई भी प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, कैसा भी डेटा टाइप, पर डेटा टाइप यहाँ पे लिखना है. और उसके वेरिएबल्स आगे यहाँ पे लाइन से लिखो, कॉमा से सेपरेट करके. किससे सेपरेट करना है? कॉमा से. तो देखो मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या हुआ? पहले तो डेटा टाइप लिखना है, फिर पहले वाले वेरिएबल का नाम, तो इसलिए लिखा आइडेंटिफायर, फिर कॉमा लगाना कंपलसरी है, फिर दूसरे वाले वेरिएबल का नाम. ठीक है, एटलीस्ट 2 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे एक साथ तभी तो बोलेंगे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो 2 तो अपन ने बाहर लिखे, और तीसरा और लाइन से आगे और भी जितने हैं डॉट डॉट लगा, मतलब और भी हो सकते हैं 3, 4, 5, 6, 50, जितने करने हो एक साथ करो. पर अपन ने उनको किस में डाला है? स्क्वायर ब्रैकेट में. स्क्वायर ब्रैकेट मींस कि दिस थिंग इज ऑप्शनल. ठीक है, सिर्फ 2 भी डिक्लेयर कर दिए तो भी हम उसे बोलेंगे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन. 3 करे तो भी मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, 50 करे तो भी मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, 1 करा तो सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन. क्लियर यहां पे? ओके. अब ध्यान से देखना, हमने यहां पे a नाम का वेरिएबल बनाया था, उसको प्रिंट करने गए तो हमें एरर आई, वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हमने यहां पे t नाम का वेरिएबल बनाया, इंट t, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा t नाम से, और उसमें हम a की वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं. इस स्टेटमेंट का मतलब है कि a की वैल्यू को असाइन करो किसमें? t में. ठीक है, हमेशा राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होती है. ओके, सो
ए में कुछ वैल्यू है क्या जो असाइन करें? ए तो अभी अपने को यहाँ पे भी एरर गया था ना, वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ऐसे यहाँ पे भी जाएगा वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। मतलब जब तक कि हम ए में कुछ डाल ना दें, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐसा कोड लिखा, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, बी के अंदर असाइन कर रहा हूँ ए, और ए में मैंने कुछ भी नहीं असाइन करा, सिर्फ ए क्या करा, डिक्लेयर करा है, आई हैव ओनली डिक्लेयर्ड ए, ठीक है, आई हैव ओनली डिक्लेयर्ड ए। तो यहां तो एरर आई गई क्योंकि इनिशियलाइज नहीं है, पर मैं ए को ऐसे किसी में असाइन भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं ना, तो असाइन कैसे करेंगे? तो मेरे को दोनों स्टेटमेंट्स पे एरर आएगा। कहां एरर आया? पहला तो यहां आया, सॉरी इस जगह आया लाइन नंबर 6 पे, ए वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। अगला एरर क्यों नहीं दिखाया उसने? ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से यहीं पे एरर है, आगे बढ़ना ही नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ा। पर अब देखो, अब अगला एरर आएगा, फिर से आया लाइन नंबर 7 पे कि बी के अंदर आप ए असाइन करना चाह रहे हो, वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड लेके। कोई कंफ्यूजन यहां तक समझने में? चलो आगे देखते हैं। सो वेरिएबल डिक्लेरेशंस आपको क्लियर है, मल्टीपल वेरिएबल्स इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ये भी क्लियर। अभी दिमाग में और भी सवाल आ रहे होंगे, सर मल्टीपल वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करने के दौरान ही उनको क्या इनिशियलाइज भी कर सकते हैं? बिल्कुल, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन भी हो सकता है। आगे देखते हैं इनिशियलाइज करने के तरीके, ठीक है, एक एक करके सारे देख रहे हैं। तो पहले जो इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है वो समझो। इनिशियलाइज करना मतलब असाइनिंग अ वैल्यू फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर या टुगेदर, आफ्टर या टुगेदर मतलब बाद में या साथ में वेरिएबल डिक्लेरेशन के, वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ में या बाद में, दोनों तरीके से। जैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं आफ्टर डिक्लेरेशन, ए हम पहले डिक्लेयर कर दिया ऊपर हमने, मान लो यहां पे हम ऊपर पहले लिख चुके हैं इंट ए, ये हम पहले यहां लिख चुके हैं इंट ए, डिक्लेयर पहले कर दिया, इनिशियलाइज बाद में कर रहे हैं। दिस इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन। नाम ध्यान देगा, कंफ्यूजन है क्या इस चीज में? डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फिर यहां पे क्या कर रहे हैं, दिस इज डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, ये प्रेफर्ड तरीका है। अब मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के समय ही एक से ज्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज भी करना। कैसे? इंट a इज इक्वल टू 10, कॉमा b इज इक्वल टू 20, कॉमा c में मैंने कुछ भी नहीं डाला, स्पेशली नहीं डाला है। आप चाहो तो यहाँ इक्वल टू लिख के कुछ असाइन कर सकते हो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। कहने का मतलब कि जब आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना ही हो, आपको आप बाद में भी कर सकते हो उसको इनिशियलाइज, ठीक है। तो मैंने यहां पे दो वेरिएबल्स को तो डिक्लेरेशन के साथ में इनिशियलाइज कर दिया और तीसरे को बाद में करेंगे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। अब मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन करने के बाद, ये डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, तो ये एक तरीका, ठीक है। मैं इस बारे में बात करता हूं आपसे, देखो अभी समझ में आएगा आपको। मानो मैंने ऐसा नहीं लिखा होता, तो अब ए बी सी इन तीनों को इनिशियलाइज करना है तो कैसे करते हैं? तो लिखना पड़ता है ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30। बिल्कुल आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो, है ना, बिल्कुल सही साथ ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन मानो मेरे को ए बी सी तीनों में 10 ही डालना है, आई वॉन्ट ऑल दी 3 टू बी इनिशियलाइज्ड विथ 10, तो इस तीनों स्टेटमेंट को अब हम कंबाइन कर सकते हैं। कैसे? ये रहा तरीका। इन तीनों को कंबाइन कैसे किया? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 20। ये हम ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां पे राइट टू लेफ्ट चलना पड़ेगा, यहां राइट टू लेफ्ट चलेंगे, दिस इज नोन एज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स, पढ़ेंगे ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में। आज नाम बोल रहा हूं ताकि पहली बार नाम सुन के अटपटा लग रहा होगा, तो नेक्स्ट टाइम कम से कम सुनने में दिक्कत नहीं जाएगी, ओके। हर चीज के रूल्स होते हैं, यहां पे इस चीज का रूल है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल। एसोसिएटिविटी मतलब कि पहले कौन सा ऑपरेटर चलेगा जब तीनों ऑपरेटर सेम टाइप के हैं, तो पहले चलेगा राइट मोस्ट। इस वाले केस में इक्वल टू असाइनमेंट के केस में हर जगह ऐसा नहीं होता है, वो सब रूल्स बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पहले 20 असाइन होगा सी में, तो अब सी में 20 आ गया तो सी के अंदर की वैल्यू बी में, फिर बी में भी 20 आ गया तो बी के अंदर की वैल्यू ए में, तो ओवरऑल सबके अंदर 20 असाइन हो जाएगा। और आप जब यहाँ पे प्रिंट करवाओगे
ठीक है, यहाँ पे कॉमा बी कॉमा सी ऐसा करके प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है, अलग अलग लाइनों पे प्रिंट करो। अभी तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी अपन सब देखेंगे, पर कॉमा लगा के नहीं कर सकते, इतना बताना था। कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं, रन करा। 20 20 20 10 जो असाइन करे थे पहले वो ओवरराइट हो गए ऐसा करने से। सो यस सर प्रिंट करते टाइम कॉमा लगाने की जगह प्लस लगा सकते हैं क्या? 100% प्लस लगा दिया तो देखो क्या होगा, एनी गेसेस? सर 60 प्रिंट होगा। एग्जैक्टली, अगर मैंने ऐसा लगाया तो इट विल प्रिंट 60 इन दैट केस, ठीक है। सो इसीलिए मेरे को अभी क्या करना पड़ा, अलग अलग लाइन पे लिखना पड़ा उनको। सर इन्हें कॉन्केटिनेटेड कर दें। कॉन्केटिनेट करने के लिए पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्रिंग में कन्वर्जन अभी मैंने सिखाया नहीं है, 10th क्लास में लास्ट चैप्टर है स्ट्रिंग्स, उसमें सिखाऊंगा। वो करने का तरीका होता है एम्प्टी डबल कोट के साथ में जोड़ दो तो वो स्ट्रिंग बन गया, फिर अब प्लस बी करा, फिर अब प्लस, फिर से एम्प्टी डबल कोट, फिर प्लस सी करा, ठीक है। और एम्प्टी डबल कोट क्या है, यहाँ स्पेस दे देते हैं ताकि स्क्रीन पे स्पेस भी आए ना थोड़ी सी। तो अब आएगा 10 10 सॉरी 20 20 20 स्पेस के साथ में एक ही लाइन पे, ये आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट चैप्टर है, पढ़ेंगे। हर चीज का सही वक्त है, हर चीज का सही समय है जब पढ़ेंगे अपन हर चीज, ओके। सो आज तो हमें बस इतना फोकस करना था कि मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या हो, डिक्लेरेशन किस किस तरह से हो सकते हैं, सिंगल वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल। उसके बाद असाइनमेंट मतलब इनिशियलाइजेशन किस किस तरह से हो सकता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, तो डिक्लेरेशन के बाद, डिक्लेरेशन के साथ, और मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशंस के साथ भी कर सकते हैं इनिशियलाइज, और मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी हो सकता है जो बाद में, ओके। यहां पे क्या मैं इसको वेरिएबल को मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कह सकता हूं? नहीं, क्योंकि अपना रूल टूट गया। क्या रूल था, अपन ने पढ़ा इनिशियलाइज मतलब फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करना, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम तो 10 10 10 असाइन करा है, तो अब ये मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं है, इसको मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बनाना है तो ऐसा करो। नाउ दिस इज मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये कंपाइल करा, ये रन करा। सर अपन को वेस के नाम याद रखने हैं क्या? ये किसके नाम? मल्टीपल वेरिएबल, ये सर ये वेस लिखें एग्जांपल से पहले। हाँ तो ये तो आपको याद करनी पड़ेगा ना। मैं आपसे पूछूंगा कभी, अच्छा बताओ ये स्टेटमेंट क्या है, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज दिस स्टेटमेंट, तो आप क्या बोलोगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। फिर मैंने पूछा अच्छा बताओ ये स्टेटमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फिर मैंने पूछा अच्छा बताओ ये वाला क्या स्टेटमेंट है, सो दिस इज मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू, मतलब याद करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जो काम हो रहा है साफ उससे याद रह जाएगी आपको चीज, ओके ठीक है। चलो अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितने तरह के वेरिएबल हैं, तो पहला तो एक तरीका है, जिस डेटा टाइप का वेरिएबल बना रहे हो ना उसके हिसाब से बता सकते हैं कि वेरिएबल का टाइप क्या है। जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल बना रहे हो तो उसे बोलेंगे प्रिमिटिव वेरिएबल। कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर, ये 8, ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो दे विल बी नोन एज प्रिमिटिव वेरिएबल। जैसे मैंने ए बनाया वेरिएबल, ये इंटीजर टाइप का है तो दिस ए इज बेसिकली प्रिमिटिव वेरिएबल। अब नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल या रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल सब एक ही नाम है, ठीक है, सब एक ही चीज है। ये कौन से होते हैं, तो किसी क्लास का वेरिएबल बनाओगे जब, व्हेन यू विल क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ क्लास, इंटरफेस और अरे, तीनों में से किसी भी चीज का जब वेरिएबल बनाओगे तो इट विल बी नोन एज अ रेफरेंस वेरिएबल या नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल। जैसे स्कैनर का बनाया SC, या फिर आप लोग यूज करते हो, अपन ने कई बार यूज करा है, जैसे स्ट्रिंग str, ये स्ट्रिंग टाइप का जो बना रहे हैं दिस इज ऑल्सो नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल या रेफरेंस वेरिएबल। क्लियर ये चीज? जैसे हमने ऊपर बना रखा है स्ट्रिंग ARG, अभी ये जो ARG है ये भी नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल है, और स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, इसका मतलब है ये एक अरे है। अभी बस इतना बता रहा हूं, बहुत कुछ पढ़ना है, हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ एग्जांपल बताना था इसलिए बता दिया कि स्ट्रिंग मतलब रेफरेंस टाइप का बना रहे हो, मतलब दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल। स्ट्रिंग क्या है, क्लास का नाम, क्लास का नाम मतलब क्लास है, क्लास का वेरिएबल बोले तो किस तरह का वेरिएबल हुआ, रेफरेंस वेरिएबल। तो दोनों टाइप्स क्लियर।
एक होते हैं प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स और एक होते हैं रेफरेंस टाइप के वेरिएबल। क्यों दो कैटेगरी बनाई? क्योंकि प्रिमिटिव वेरिएबल्स में सिर्फ प्रिमिटिव वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं। जो हमने लिटरल्स पढ़े ना, वो प्रिमिटिव वैल्यूज सिर्फ प्रिमिटिव वेरिएबल्स में ही स्टोर हो सकते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होता है या रेफरेंस वेरिएबल में क्या स्टोर होता है? इनमें वैल्यूज स्टोर नहीं होती हैं, इनमें सिर्फ रेफरेंस स्टोर होता है। रेफरेंस मतलब किसी का एड्रेस। इससे ज्यादा डिटेल अभी नहीं बता सकता। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाले चैप्टर में भरपूर डिटेल्स है इस चीज की, ठीक है, कि एड्रेस कैसे स्टोर हो रहा है। सर अभी तो अपन देखो ना, यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, हमने लिखा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू नाम लिखा अपन ने अभी, तो ये क्या कर रहे हैं हम एक तरह से वैल्यू तो स्टोर कर रहे हैं? तो नहीं। हम जब वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको क्लियर होगा कि किसी भी रेफरेंस वेरिएबल में कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, भले ही दिख रही है तो भी नहीं हो रही है। स्टोर हमेशा सिर्फ रेफरेंस होता है या एड्रेस होता है, वो तब पढ़ेंगे। ओके, और क्या टाइप्स होते हैं, मतलब वेरिएबल्स को और किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंसानों को कई तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक उनकी खाने की हैबिट्स, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, एगिटेरियंस जो एग्स खाते हैं पर नॉनवेज नहीं खाते हैं, ऐसे वीगन्स, है ना, ऐसी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है इंसानों को। और दूसरी तरह से कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक सीधे सिंपल सरल से इंसान, दूसरे नकचढ़े इंसान, ठीक है। फिर कैटेगराइजेशन हो सकता है कि भैया लो इनकम ग्रुप वाले, मिडिल इनकम ग्रुप वाले, हाई इनकम ग्रुप, ऐसी वेरिएबल्स को दूसरे तरह से कैटेगराइज करना है। तो वो तरीका है कि उन वेरिएबल्स को कहां डिक्लेयर किया गया, कहां पे बना रहे हो। तो अभी तो हम वेरिएबल कहां डिक्लेयर कर रहे हैं, फिलहाल पूरी 9th क्लास का जो टॉपिक सारे देखेंगे उसमें हम वेरिएबल सिर्फ मेथड्स के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है। तो मेथड के अंदर जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो उनको लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। इसके अलावा और 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं जो मेथड की पहली लाइन पे, मेथड के बाहर पर क्लास के अंदर अलग अलग जगहों पे बनाए जाते हैं। तो उनके नाम हो गए लोकल वेरिएबल्स, ऐसे ही पैरामीटर्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल। किस किस को क्या क्या कहते हैं बिल्कुल दिमाग मत लगाओ अभी, बिल्कुल बस सिर्फ अभी सुन लिया ना एक बार कि इतने तरह के हो सकते हैं। किस बेसिस पे, कि कहां बनाए गए हैं उसके बेसिस पे। तो डिटेल कब है, डिटेल आएगी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाले चैप्टर के अंदर, जो अपने नोट्स पार्ट 2 मतलब 10th क्लास वाले जो नोट्स रहेंगे। ओके, सो बस अभी इतना ही पढ़ना था। अब वेरिएबल्स के ऊपर एक एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको छोटी सी, जो आपको घर पे प्रोग्राम बनाने इन दोनों के। डिक्लेयर 1 वेरिएबल ईच फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप। हर प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे एंड असाइन वैल्यूज टू देम, और उनमें कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन भी करनी है, मतलब इनिशियलाइज करना है, एंड प्रिंट देम, और उनको प्रिंट करके दिखाना है। सिंपल है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है क्वेश्चन में? एनीवन? सर ये तो 6th to 7th क्वेश्चन है। सॉरी सर आपने जो लैब Yes, sir. उसका 6th to 7 यस सर 6 to 7 क्वेश्चन। हाँ, ओके Yes, sir. ओके ओके ओके, नो इश्यूज। जिन लोगों के पास 8th एडिशन वाले नोट्स हैं उसमें ये 6th 7th वाले क्वेश्चंस हैं, जो वो समझ लेना। पर क्वेश्चन ये सॉल्व करना, ये समझ में आ गया सबको? और क्वेश्चन में कोई Yes, दिक्कत? sir. बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना। सेकंड क्वेश्चन है, Second वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत काम का है। आपको हर वेरिएबल को हाईएस्ट वैल्यू देने की कोशिश करनी है। ट्राई गिविंग, हाईएस्ट वैल्यू तो दे दी एक बार, लेकिन ट्राई गिविंग आउट ऑफ रेंज वैल्यू टू अ वेरिएबल। वेरिएबल बनाओ, जैसे इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया या शॉर्ट टाइप का वेरिएबल बनाया, उसमें कोई आउट ऑफ रेंज वाली वैल्यू देने की कोशिश करो और चेक करो कि कोई एरर आता है क्या। अपन ये ट्रायल मार चुके हैं, लेकिन ये तो मैंने करवाए थे ट्रायल, तुम भी तो करके देखो एक बार ट्रायल। ओके, सो आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, मैं तो कहता हूं सब तरह के एक बार बना लो, और उनमें आउट ऑफ रेंज वैल्यू देने की कोशिश करो। फ्लोट डबल को छोड़ देना, ठीक है, फ्लोट डबल, इसके अलावा और क्या छूट जाएगा, फ्लोट डबल छूट जाएगा, देन बुलियन छूट जाएगा। आपको बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग मतलब इंटीजर वेरिएबल्स के लिए ट्राई करना है और कैरेक्टर वेरिएबल के लिए ट्राई कर लो। इनमें हाईएस्ट वैल्यू देके देखो और उसके बाद उस हाईएस्ट से थोड़ी बड़ी वैल्यू देके देखो, तो रेंजेस पता करना आ जाएगी आपको। ओके, तो ये वेरिएबल्स वाले टॉपिक की एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है, ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं कल चेक करूंगा किसी को रेंजेस वाली चीज, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि कहां थी, उन लोगों को बता रहा हूं कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डेटा टाइप्स करके एक टॉपिक है। इसी चैप्टर में डेटा टाइप्स करके ये टॉपिक है। इस डेटा टाइप्स में यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। ये जो टेबल है डेटा टाइप्स, टॉपिक क्या है, जावा डेटा टाइप्स। इसमें टेबल बनी हुई है, इस टेबल में रेंजेस लिखी हुई है यहाँ पे कि सबसे छोटी वैल्यू क्या डाल सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू क्या डाल सकते हैं। आपको
ये तो डाल के देखना ही है, इससे बड़ी देने की कोशिश करो या छोटी से भी छोटी वैल्यू देने की कोशिश करो। मतलब जो रेंज है उस रेंज से बाहर कोई वैल्यू देके रन करके कंपाइल करके रन करके प्रोग्राम को देखना है आपको, ठीक है। वैसे तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, रन करना तो दूर की बात। ओके, तो ऑब्जर्व करना कि एरर कब आती है, कंपाइल टाइम पे कि रन टाइम पे। क्लियर सबको ये कहानी? ओके, सो आज के टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है अपना कांस्टेंट्स, जो वेरिएबल्स के ऑपोजिट होते हैं। वो कांस्टेंट्स हमें देखना है, वो हम कल देखेंगे। और इसके अलावा हमारे कुछ बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो हमें 2019 तक आए, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। ओके, चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय।